फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 27 को। इससे पहले हम लोग 26 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर चुके हैं और 26 प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों को मिला है अब तक में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संग्रह के साथ दिया गया है। इसलिए यदि पहले के मॉक टेस्ट को आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, वीडियो को नहीं देखा है, तो जाकर के जरूर देखें। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ दरोगा परीक्षाओं के लिए बल्कि अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यह प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए आज हम लोग 27वें मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। 51 नंबर हमारा प्रश्न है। 25-25 प्रश्नों का सेट होता है, तो 25-25 प्रश्नों के सेट में तीसरा सेट है, तो हम लोग पहले को 1 से 25 तक, दूसरा सेट को 25 से 50 तक, तीसरे सेट को 51 से 75 तक और चौथे सेट को 76 से 100 के क्रम में इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो आज हम लोग 51वें नंबर प्रश्न से लेकर 75वें नंबर प्रश्न तक पढ़ाई करेंगे। तो पहला प्रश्न है अपना, हाल ही में चीन के बुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप की महिला सेबर कंपटीशन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? मतलब पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ए है आपका वंदना कटारिया, बी है गनीमत सेखें और सी है भवानी देवी और डी है जिनाब डेइबेकोवा, ये जापान की है। इसी को जो है कि हरा कर कांस्य पदक अपने नाम करी है, तो वो है आपका विकल्प सी भवानी देवी। भारत की भवानी देवी ने जो है कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत कर जो है कि किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में वह पहला नाम अपना दर्ज कर चुकी है। आपको यह भी याद रखना है कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये याद रखिएगा, चीन के बुक्सी शहर में जो है कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में किसी भी प्रकार का पदक जीतने वाली भवानी देवी जो है यह पहली महिला खिलाड़ी या पहली महिला तलवारबाज बन गई है। तो 2-3 बातें आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पर। हाल ही में चर्चा में रहा MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प ए है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, बी है एरो सिस्टम वेस्ट, सी है UB अमेरिका और डी है नॉर्थरोप ग्रुमन। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका विकल्प ए। विकल्प ए क्या कहता है कि जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, यानी हाल ही में चर्चा में रहा MQ-9B जो है यह एक प्रीडेटर ड्रोन है जो कौन विकसित किया है? जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये USA की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। मैं यहाँ जानकारी दे दूं आप लोगों को कि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी प्रदान की थी। प्रेडेटर बी ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन है जो क्या करेगा कि दुश्मन के सटीक ठिकाने पर हमला करने में सक्षम है। इसे जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है और यह एक अमेरिकी कंपनी है। आइए चलते हैं उसके बाद 53 पर। देश के पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक ना, ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है कि देश के पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है कि कहाँ किया गया है? विकल्प ए है ओडिशा, विकल्प बी है गुजरात, विकल्प सी है तमिलनाडु और विकल्प डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए ओडिशा, यानी देश के पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में आयोजित किया गया है और यह आयोजन जो है संस्कृति मंत्रालय और उड़ीसा सरकार की संयुक्त पहल है। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए रहा कि जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा में भी कहाँ किया गया? तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में जो है कि
ये आयोजित किया गया है। उसके बाद आयोजन किया गया किसके द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय और उड़ीसा सरकार की संयुक्त पहल है, यानी दोनों की मदद से इस खेल का आयोजन किया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 हमारा क्या कहता है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, इसका जो है कि CBI का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंग्रेजी हुआ, उसका हिंदी रूपांतरण हुआ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना। जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI है, इसकी स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये प्रश्न पूछने का आशय है। पहला है आपका संथानम समिति, B है कृपलानी समिति, C है गुरबाला समिति, D है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो यहाँ पर विकल्प A जो है आपका सही है, संथानम समिति। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना का सिफारिश जो है ये संथानम समिति के द्वारा किया गया था। जानकारी हो कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब यहाँ पर ये बात चर्चा में आ गई, इसलिए मैंने CBI को आपके लिए प्रश्न में शामिल कर लिया है। अब राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए CBI को तमिलनाडु सरकार से क्या करना होगा? इजाज़त लेनी पड़ेगी। होता यह है कि CBI दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के नियमों के तहत काम करती है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत CBI को राज्य में जांच शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी होती है। आमतौर पर ज़्यादातर राज्य सरकारें जो है कि पहले से ही सामान्य सहमति दे रखी होती है। अब यदि बात करें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की, तो इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी और बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर बनी संथानम समिति ने की थी। यह लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और CBI के बारे में बता दूं कि यह ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय है। तो इतनी सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 हमारा क्या प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम है, यानी कार्य क्या है? A है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, B है न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, C है रिएक्टर को ठंडा करना और D है नाभिकीय अभिक्रिया को रोकना। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प A, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना होता है। भारी जल का मतलब D2O होता है, मतलब H2O की जगह क्या होता है? D2O। एक्चुअली हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है ड्यूटेरियम, ठीक है, और इसका भार जो है कि ड्यूटेरियम का भार जो है हाइड्रोजन की तुलना में लगभग 2 गुना होता है। इस कारण से D2O से बने जल को भारी जल कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 हमारा प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नहीं है, ये बताना है। विकल्प ए है नागरिकों को सशक्त बनाना, बी है आपका सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, सी है भ्रष्टाचार को रोकना और डी है सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है आपके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना यह सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। बाकी तीन जो है ये तीनों के तीनों उद्देश्य सूचना के अधिकार अधिनियम का है। तो तीनों उद्देश्य आपको याद रखना है। एक सबसे पहला उद्देश्य आपका नागरिकों को सशक्त बनाना, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है आपको आरटीआई जिसको बोलते हैं वही है सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई। तो आरटीआई का उद्देश्य है कि नागरिकों को सशक्त बनाना। दूसरा है सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। तीसरा है भ्रष्टाचार को रोकना। सूचनाओं को प्रचार प्रसार करना ये नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 का क्या कहना है कि जानकारी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने प्रश्न को बड़ा इसलिए किया है कि आपके लिए इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के माध्यम से दे पाऊँ। तो ध्यान से सुनिएगा। जानकारी हो कि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को साफा यानी पगड़ी, चोगा यानी वस्त्र जो आप देखते हैं फोटो में वो वस्त्र पहनने की सलाह दिया था, ठीक है। साफा और
जो चोगा है ये पहनने की सलाह किसने दिया था? राजा अजित सिंह ने। स्वामी विवेकानंद के कुल 5 नाम है, ये 5 नाम भी आपको याद रखने चाहिए। नरेंद्रनाथ, कमलेश, सच्चिदानंद, विविदिशानंद और विवेकानंद। इन 5 नामों में से कौन सा नाम खेतड़ी के राजा यानी अजीत सिंह के द्वारा जो है ये प्रदान किया गया था, दिया गया था? तो आपको बताना है कि इन 5 नामों में से कौन सा नाम जो है, विकल्प में 4 ही नाम है तो बताना है 4 नाम में से कौन सा नाम जो है खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद जो हम लोग कहते हैं, तो यह विवेकानंद नाम कौन दिए थे? तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। और जो फोटो में हम लोग देखते हैं वह शिकागो शिखर सम्मेलन में जो वस्त्र और पगड़ी पहन कर गए थे, वही फोटो आमतौर पर सभी जगह देखने को मिलता है। तो वह पगड़ी यानी साफा और चोगा यानी वस्त्र जो हम देखते हैं, गिरवा वस्त्र ओढ़े हुए रहते हैं, वह पगड़ी और साफा जो है पहनने का रिक्वेस्ट अजीत सिंह ने दिया था। और विवेकानंद नाम जो है यह भी खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 हमारा क्या प्रश्न है कि बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में एक विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो ए ललित विस्तार, बी अवदान शतक, सी शारिपुत्र प्रकरण और डी मिलिंद पन्ह। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए ललित विस्तार। बुद्ध की जीवनी की रचना जो है बौद्ध साहित्य में एक विशेष स्थान रखती है, जो क्या है? ललित विस्तार बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। तो यहाँ पर यह याद रखेंगे आप कि ललित विस्तार जो है बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। जानकारी हो कि ललित विस्तार सूत्र एक महायान बौद्ध सूत्र है। यह गौतम बुद्ध की कहानी उनके अवतरण के समय से लेकर वाराणसी के पास हिरण उद्यान में उनके पहले धर्मोपदेश तक बताती है। इस शब्द का अर्थ संपूर्ण नाट्य अथवा विस्तृत नाट्य है। ललित विस्तार जो शब्द है, इस शब्द का जो पूरा अर्थ है क्या है? संपूर्ण नाट्य और विस्तृत नाट्य। यह मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है। महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म की, यह मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है। महायान शाखा का जो सिद्धांत है बुद्ध और बोधिसत्वों के अस्तित्व पर आधारित है, जो बुद्ध की प्रकृति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण के लिए थीम क्या रखा गया है? ठीक है, जैसा कि आप लोगों को जानकारी हो कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार जो 2023 का जो संस्करण है, यह योग दिवस का 9वां संस्करण है। तो इसका थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और इससे पहले यदि 2022 का थीम आपसे पूछते, 2022 का, सिर्फ 22 नहीं, 2022 का थीम यदि पूछते तो मानवता के लिए योग, ये था वर्ष 2022 का थीम। और 2023 के लिए जो थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग इसलिए रखा गया है क्योंकि G20 की जो है कि अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है, जिसका वहाँ पर क्या है? वसुधैव कुटुंबकम पर विशेष जोर दिया गया है। इसलिए इस बार वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग जो है कि 9वें संस्करण के थीम के रूप में भी रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यह प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, जो शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती को जो है बढ़ावा देने के साथ साथ यह भरोसेमंद साधनों के रूप में भी लोगों के बीच में उभरा है। यह एक प्राचीन शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य मन की शांति और आत्म जागरूकता के लिए ध्यान की आदतों को विकसित करना है। इस साल योग का 9वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के लिए जो थीम है वह वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखा गया है, जो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। बता दें कि दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल समय माना जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है किस प्रकार से है कि 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। नई दिल्ली में राजपथ पर 2015 में पहले योग दिवस समारोह ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए थे। योग शब्द जो है कि संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन स्थापित करने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहते हैं। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। योग का जनक महर्षि पतंजलि को कहते हैं। उन्होंने 195 योग सूत्र संकलन को प्रस्तुत किया था, जो योग दर्शन की नींव बनी। ठीक है, हमने इसके बारे में आपको बहुत लंबा व्याख्या प्रस्तुत किया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, विकल्प बी न्यूजीलैंड सवाना, विकल्प सी दक्षिण अमेरिका पंपास, विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका बेल्ड। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है यह बिल्कुल सही जवाब है कि न्यूजीलैंड में सवाना नहीं होता है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी एक घास का मैदान होता है जो कि न्यूजीलैंड में होता है। अच्छा, सवाना कहाँ होता है? तो सवाना जो है वह ऑस्ट्रेलिया में भी होता है और अफ्रीका में भी होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में नहीं होता है। तो सवाना को आप दक्षिण अफ्रीका भी बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, और न्यूजीलैंड में कौन से घास का मैदान होता है? तो आपका कैंटरबरी। बाकी आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में सवाना भी होता है, दक्षिण अमेरिका में पंपास होता है। खासकर अर्जेंटीना के बारे में आप यदि पूछेगा कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो पंपास कहेंगे। और दक्षिण अफ्रीका में आपका सवाना भी होता है और बेल्ड भी होता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कहता है निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ मीराबाई द्वारा रचित नहीं है? तो नरसी की मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और पदावली। आपको बताना है कि मीराबाई के द्वारा रचित नहीं है। इसमें से कौन सा ग्रंथ जो है मीराबाई ने नहीं लिखा है? यहाँ पर पदावली सही जवाब हो जाएगा। विद्यापति की रचना है पदावली, बाकी नरसी की मायरा मीराबाई ने लिखा है। गीत गोविंद पर टीका जो है मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। राग गोविंद जो है यह भी मीराबाई की रचना है। ठीक है, पदावली मीराबाई की रचना नहीं है, किसकी है? विद्यापति की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या कहता है? भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे संस्थान की स्थापना कब हुई, इससे रिलेटेड प्रश्न दरोगा में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी आप देखेंगे तो उसको आप अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई या इस अधिनियम को कब पारित किया गया है। यहाँ पर मैंने प्रश्न को शामिल किया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कि कब पारित किया गया है। तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प है, 1992, 1972, 1986, 1969। तो तीसरा विकल्प जो है 1986 आपके लिए सही है कि भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कि वर्ष 1986 में लाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 253, याद रखिएगा इस बात को भी, अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 19 दिसंबर 1986 को लागू हो गया था। तो 1986 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मातृत्व अवकाश की चर्चा की गई है? मातृत्व अवकाश की चर्चा की गई है। ठीक है, तो मातृत्व की अवकाश की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44। तो विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 42 में मातृत्व अवकाश की चर्चा की गई है। आइए चारों अनुच्छेद के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं ताकि भविष्य निधि के लिए याद रह सके। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान वेतन, महिलाओं और पुरुष यदि दोनों एक ही काम करता है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो है अनुच्छेद 39D में कहा गया है। और जो बच्चे जो है वह किसी कारखाने में काम नहीं करेगा, इस बात की भी चर्चा जो है अनुच्छेद 39E में किया गया है।
तो दोनों बात को आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 41 का कहना है बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी जैसी अवस्थाओं में जो है राज्य जो है कि आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, और सहकारी समूह का निर्माण करना यह भी सरकार का दायित्व बनता है। इसकी चर्चा भी अनुच्छेद 41 में किया गया है। अनुच्छेद 42 तो आप समझ ही गए कि जब माताएं गर्भवती होती है तो सरकारी छुट्टी उनको अब वर्तमान में 6 माह के लिए दिया जाता है। इसको मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश कहते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो अनुच्छेद 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हुआ? समान नागरिक संहिता की चर्चा कहाँ पर है? अनुच्छेद 44 में। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 64 पर। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश, अरबी, तुर्की, दक्षिण अफ्रीकी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका अरबी। मानसून जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 65 पर। शिवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? शिवराय की पहाड़ी जो है कि कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है कि शिवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु। शिवराय की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? शिवराय की पहाड़ी जो है कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, शिवराय की पहाड़ी। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। निम्न में से किसकी श्यानता सर्वाधिक होती है? ठीक है, श्यानता विस्कोसिटी आप पढ़े होंगे। श्यानता, जब तरल मान लीजिए कि एक गिलास में पानी है तो यहाँ का पानी और यहाँ के पानी की गति जो है एक दूसरे से, यदि हम यहाँ ऊपर के पानी को घुमाएं तो धीरे धीरे नीचे का पानी भी घूमना शुरू हो जाता है। तो ऊपर के पानी के संपर्क में आने से निचले पानी में भी क्या हुआ कि घुमाव आ गया। तो यह अलग अलग स्तर पर इसका जो है कि मान अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार इसी क्रिया को बोलते हैं श्यानता। तो जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी कम होगी। सबसे गाढ़ा कौन होगा? शहद होगा। तो क्या होगा? शहद की श्यानता सबसे कम होगी। जैसे पानी बहुत पतला होता है, घुमाएंगे तो तेजी से घूमने लगता है पानी को, इसलिए पानी की श्यानता सबसे कम और शहद की श्यानता सबसे अधिक होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यहाँ पर चर्चा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आपका कि 1990 में पहली महिला स्नातक ने कलकत्ता सत्र को संबोधित किया था। दूसरा कथन है ए.ओ. ह्यूम के अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1885 में पूना में अपना पहला सत्र आयोजित किया था। आपको बताना है कि 3 में से कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 1885 में पूना में अपना पहला सत्र का आयोजन नहीं किया था। ये कथन आपका सही नहीं है। बाकी कथन 1 और कथन 2 सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं और जानकारी दे दूं कि कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, 1890 में पहली महिला स्नातक ने कलकत्ता सत्र को संबोधित जो किया था। तो पहली महिला स्नातक कौन है? कादम्बिनी गांगुली, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला थी। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय की भी पहली स्नातक महिला थी। इन्होंने 1890 ईस्वी में कांग्रेस को संबोधित किया था। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के अलावे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस जो है कांग्रेस के वास्तुकार के रूप में है। ये भी सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो इस प्रकार से विकल्प 1 और 2 आपका यहाँ पर सही हो गया। कथन 2 कथन सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। एनसेलैडस, ठीक है, एनसेलैडस किस ग्रह की चंद्रमा है? एनसेलैडस जो है यह किस ग्रह की चंद्रमा है? ए शनि, बी मंगल, सी बृहस्पति और डी वरुण। आपको बताना है कि एनसेलैडस जो है किस ग्रह का चंद्रमा है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए शनि। शनि ग्रह का जो है चंद्रमा या उपग्रह जो है एनसेलैडस है। बता दें कि हाल ही में नासा ने शनि के चंद्रमा एनसेलैडस पर फास्फोरस की खोज की है, इसलिए जो है यह चर्चा में था और मैंने इसे आपके प्रश्न में शामिल कर लिया है। यह खोज नासा के कैसनी अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्रित किए गए डेटा के आधार पर जो है कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पर। मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से स्वैच्छिक मूवमेंट के समन्वय, संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों की टोन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? विकल्प ए सेरिबेलम, विकल्प बी सेरिब्रम
और विकल्प सी ब्रेन स्टेम और विकल्प डी हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए सेरिबेलम। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो मस्तिष्क का सेरिबेलम जो है मुख्य रूप से स्वैच्छिक मूवमेंट के समन्वय, स्वैच्छिक मूवमेंट के संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों को टोन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि हाल ही में कनाडा के टोरंटो में रोटमैन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सनीब्रुक अस्पताल के एक अध्ययन के मुताबिक कोविड हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन ला सकता है। मानव मस्तिष्क का सेरिबेलम अन्य मस्तिष्क क्षेत्रों की तुलना में कोविड संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील है। बता दें कि सेरिबेलम छोटा मस्तिष्क की संरचना है। ठीक है, मस्तिष्क की छोटे संरचना में से सेरिबेलम आता है जो मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। याद रहे कि जो जहाँ पर आपका बाल उगना लगभग समाप्त होता है तो वहाँ पर आपका क्या आता है? सेरिबेलम स्थित होता है। चूंकि यह चर्चा में है तो चर्चा में आ रहे सभी प्रश्न को मैंने आपके लिए शामिल किया है। इस बात के लिए ही मैंने यहाँ पर भी सेरिबेलम वाले प्रश्न को भी, मस्तिष्क से रिलेटेड प्रश्नों को भी शामिल किया था। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 70 पर। लाठी क्लब की स्थापना जो है किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए भगत सिंह, विकल्प बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी बाल गंगाधर तिलक और डी बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 पर। दक्षिणी अंडमान और सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सा चैनल है? कितना डिग्री चैनल है, यह पूछने का मतलब है। ए 6 डिग्री, बी 9 डिग्री, सी 8 डिग्री और डी 10 डिग्री। तो दक्षिणी अंडमान और सुमात्रा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में जो स्थित है उसको दक्षिणी अंडमान कहा जाता है, और सुमात्रा जो है यह इंडोनेशिया का एक द्वीप है। तो दक्षिणी अंडमान और सुमात्रा द्वीप के बीच जो है कितना डिग्री चैनल है? तो ये विकल्प ए 6 डिग्री चैनल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक साधारण इमेज यदि बना लूँ तो एक इंडिया का मैं साधारण इमेज बना लेता हूँ। इस प्रकार से मान लिया जाए तो यहाँ पर अपना क्या है कि लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है उसको मिनिकॉय कहा जाता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो एक रेखा गुजरती है ये है आपका 9 डिग्री चैनल। ठीक है, और लक्षद्वीप से दक्षिण में दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है भारत का, वो है आपका मालदीव। तो लक्षद्वीप और मालदीव या मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो चैनल है उसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। ठीक है, और दक्षिणी अंडमान और सुमात्रा के बीच जो है वह 6 डिग्री चैनल है। अब यदि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान और निकोबार के बीच से एक चैनल गुजरता है जिसको 10 डिग्री चैनल करते हैं। अंडमान और निकोबार को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। तो इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, बी ज्योति फ्लक्स, सी चुंबकीय फ्लक्स और डी विद्युत धारा। तो ल्यूमेन जो है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति प्रथा जो है प्रचलित है? किस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है? विकल्प ए कूल, बी टोडा, सी जारवा, डी नागा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी यानी टोडा। टोडा जनजाति में जो है बहुपति प्रथा प्रचलित है। टोडा जनजाति कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध जनजाति है। याद रखिएगा, टोडा जनजाति कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध जनजाति है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित है। इसमें बहुपति प्रथा जो है कि प्रचलित है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 हमारा कहता है मियावाकी पद्धति क्या है? मियावाकी पद्धति जो है वह क्या है? ए हरित आवरण को सघन बनाना, बी व्यापारिक वन का क्षेत्रफल बढ़ाना, सी जल संरक्षण की पद्धति, डी जैविक कृषि की विधि। तो यहाँ पर आपको सही जवाब देना है मियावाकी पद्धति क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए यानी हरित आवरण को सघन बनाना। मियावाकी पद्धति का मतलब हुआ कि हरित आवरण को सघन बनाना। बता दें कि मुंबई के हरित आवरण को बढ़ाने के प्रयास में बृहन्मुंबई नगर निगम ने मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया है। इस जापानी तकनीक में स्वदेशी पौधे की प्रजातियों का उपयोग करके छोटे भूमि में घने शहरी वनों
का विकास किया जाता है। इस पद्धति का उद्देश्य सीमित स्थानों के भीतर हरित आवरण को सघन बनाना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 और आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहाँ पर भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब यानी आर्क की खोज की है? तो यहाँ पर आपका 4 विकल्प है, तिरुमाला हिल्स, बी सुंदरगढ़, और सी नील, और डी है रामनगर। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका सुंदरगढ़। बता दें कि हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब या आर्क की खोज की है। यह प्राकृतिक मेहराब जो है जो कि जुराइक युग में बना है। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि जो सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब की हाल के समय में उड़ीसा के सुंदरगढ़ में जो है खोजा गया है, ये किस युग का मेहराब है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि जुरासिक युग का यह मेहराब है। तो इस प्रकार से ये था आज का हमारा दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। यह ना सिर्फ दरोगा परीक्षा में बल्कि अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए आप नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करते रहें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।